आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे जानते हैं अध्याय 3 का कृषि चैप्टर के अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। कल हम लोग देख लिए हैं आपका जो है मौसम के अनुसार, यानी भारत में फसल ऋतु का जो मौसम के आधार पर, यानी एक फसल ऋतु के आधार पर है ना। तो आइए, भारत में फसल ऋतु तो हो गया, कितने ऋतुओं में बांटा गया है बताइए। कितने ऋतुओं में? 3 ऋतुओं में, है ना। पहला ऋतु खरीफ फसल वाला, जो आपका जून जुलाई से स्टार्ट होकर के अक्टूबर यानी सितंबर अक्टूबर तक चलता है। उसके बाद जिसमें कि मक्का, जवार, बाजरा, मड़ुआ, तुअर, मूंगफली, उड़द, तिलहन आदि वगैरह बोया जाता है खरीफ फसल में, यानी बरसात के ऋतु में, ठीक है, जब बारिश होता है। रबी फसल ठंडी के दिनों में, यानी अक्टूबर नवंबर से लेके जनवरी फरवरी, यानी फरवरी मार्च तक, ठीक है। उसके बाद जायद फसल यानी फरवरी मार्च से स्टार्ट होकर के ये मई जून तक इसमें उगाया जाता है, जो गर्मी के दिनों में, और ये रबी वाला ठंडी के दिनों में, ठीक है। तो आइए, हमारा टॉपिक है ये बिल्कुल क्या, भारत में फसल उत्पादन। क्या? भारत में फसल उत्पादन के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं, है ना। चलिए आइए आगे फसल उत्पादन के बारे में देखा जाए। ये फसल उत्पादन, ठीक है। चलिए, तो देखिए, भारत में फसल उत्पादन अर्थात भारत में फसल उत्पादन, तो आप जान रहे हैं कि प्रारंभिक दौर से आपको जब बताया गया इतिहास की कृषि उत्पादन का काल रहा, यानी कृषि यानी खेती करना लोग जो है कब से प्रारंभ कर दिया था, यानी 7000 से 13000 ईसा पूर्व से कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते गया, और ये कौन सी काल में? नवपाषाण काल में, है ना, ये फसल का उत्पादन प्रारंभ हो गया था। लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया, और इस फसल उत्पादन का दौर लोग पहले अपना भरण पोषण के लिए करते थे, लेकिन आज ये सिर्फ भरण पोषण के लिए नहीं, ये एक व्यवसाय फसल के रूप में भी बन गया है। लोग फसल उत्पादन करते हैं और इसे व्यवसाय के रूप में भी उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है ना। फसल उत्पादन का अर्थ देखते हैं। फसल उत्पादन का अर्थ कृषि से प्राप्त होने वाले, ध्यान से सुनना, फसल उत्पादन का अर्थ कृषि से प्राप्त होने वाली उपज की मात्रा से होती है। किससे होती है? फसल उत्पादन का अर्थ है कि कृषि से प्राप्त होने वाली उपज की मात्रा से है। मान लीजिए अब कृषि का जो है, जो फसल है, मान लीजिए अब हमारा ये इतना बड़ा खेत है, अब इसमें जो हमने धान लगाया, अब इसमें कितना उत्पादन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 5 केजी धान लगाया हाईब्रिड का, तो यहाँ पे 25 क्विंटल, कितने? 25 क्विंटल धान का क्या हुआ? उपज हुआ। यही उसका फसल का उत्पादन का अर्थ होता है, अर्थात कृषि से प्राप्त होने वाली उपज की मात्रा कितना हो गया? 25 क्विंटल, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फसल उत्पादन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। तो ये हो गया आपका विगत 60 वर्षों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। कितने वर्षों में? 60 वर्षों में। विगत मतलब यानी 1950-51 से शुरू होकर के 60 वर्षों में, अर्थात 2010-11 आते तक। विगत मतलब आज शुरू हुआ था, आज का विगत माने आगे आने वाला समय, कितने वर्ष तक में ये वृद्धि हुआ। तो ये हुआ है आपका 60 वर्षों में। चलिए देखते हैं, विगत 60 वर्षों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। देश में अनाज का कुल उत्पादन 1950-51 में 51 मिलियन टन था। कितने मिलियन टन था? ध्यान रखना, 50-51 में 51 मिलियन टन था। कुछ याद नहीं करना है, 50-51 याद रखे ना, बस 51 को याद रखो कि 51 मिलियन टन अनाज भी उत्पादन हुआ था। बस बात खत्म, है कि नहीं। चलिए आगे, जो 2010-11 में बढ़कर
244 मिलियन टन हो गया। 60 वर्षों में कितना वृद्धि हो गया? 244 मिलियन टन हो गया। अर्थात अब आपसे पूछा जाएगा कि टोटल कितना का वृद्धि हुआ, तो आप घटा दीजिए ना, मैथ तो बहुत अच्छा आता है। यानी 244 में 51 घटा दिए तो कितना बचा? 4 में 1 गया, 3, 14 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9 और यहाँ 1, यानी 193 मिलियन टन का वृद्धि हुआ। कितने वर्षों में? 60 वर्षों में। ठीक है, तो ये बात समझ आ गया। चलिए आगे, है ना, आगे देखते हैं। आगे है 244 मिलियन टन क्या हो गया? वृद्धि हो गया। अनाज के उत्पादन में विगत 60 वर्षों में 5 गुना वृद्धि हुई है। अब कैसे 5 गुना? 193 मिलियन टन, तो 5 गुना का वृद्धि मतलब लगभग माना जा रहा है ये। ठीक है, वृद्धि हुई। इसी काल में जनसंख्या में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुआ था। और इसी काल में जनसंख्या में कितने गुना वृद्धि हो गया? 3 गुना से अधिक वृद्धि हो गया। ठीक है, तो उस समय फिर अनाज की कमी नहीं रही, है ना। 1951 में देश की जनसंख्या कितनी थी? 36 करोड़ मात्र। कितने करोड़? 36 करोड़ थी, जो 2011 में, कब? 2011 की जनगणना में बढ़कर 121 करोड़ हो गई है। इस प्रकार पिछले 60 वर्षों में जनसंख्या की तुलना में अनाज उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ध्यान रखना कि 1951 में देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी, लेकिन जो 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई है। इस प्रकार पिछले 60 वर्षों में जनसंख्या की तुलना में अनाज उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि कब जो है अनाज का उत्पादन की तुलना में जनसंख्या कम थी या जनसंख्या की तुलना में उत्पादन अधिक था, यानी उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई थी। तो आप बताएंगे कि 1950-51 के दौर और 2011 के बीच का जो दौर रहा है, उस समय जो है अनाज उत्पादन वृद्धि ज्यादा थी, जनसंख्या वृद्धि कम था। ठीक है, चलिए आगे। देश में 1950-51 में दाल का उत्पादन कितने मिलियन टन? 8 मिलियन टन था। एकदम ध्यान रखना है ना, ये पूछा जाता है कि 1950-51 में दाल का उत्पादन कितने मिलियन टन था? तो 8 मिलियन टन था, जो 2010-11 में 18 मिलियन टन हो गया। लगभग दोगुना वृद्धि, दोगुना से ज्यादा वृद्धि हो गया। ठीक है, इस काल में दाल के उत्पादन में लगभग 2 गुना वृद्धि हुई। कितने गुना वृद्धि हुई? 2 गुना वृद्धि हुई 60 वर्षों में। देश में 1950-51 में तिलहन का उत्पादन 5 मिलियन टन था। कितने मिलियन टन था? 5 मिलियन टन था, जो 2010-11 में 32 मिलियन टन हो गया। अर्थात 6 गुना से अधिक का वृद्धि हुआ। 6 गुना से अधिक वृद्धि हुआ। यह पहले 6 गुना से अधिक है। इस प्रकार देश में दाल के उत्पादन में कम वृद्धि हुई, 6 गुना से अधिक है ना। इस प्रकार दाल के उत्पादन में क्या हुआ? कमी हुआ। ठीक है, ये आगे आइए। अब आगे हम लोग आते हैं, यहाँ देखते हैं। अच्छा, वहाँ तक तो आप देख लिए। अब हम लोग को देखना है क्या? अब ये चार्ट को समझते हैं ना, खाने वाला चार्ट नहीं ना, ध्यान रखना, वो चार्ट नहीं है ये, ए ऐसा। अब इस चार्ट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भारत में फसल उत्पादन मिलियन टन में, किस टन में? मिलियन टन में। ध्यान देना, ये हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं। अब देखिए कि धान पहला क्या है, ये धान वाला चार्ट हम लोग देखते हैं।
धान का उत्पादन यानी उस समय धान का जो है कितने मिलियन टन उत्पादन हो चुका था? 100 से कम है लगभग, ये आपका 95 मिलियन टन के आसपास। ठीक है, धान का उत्पादन था। अब यहाँ पे 1950-51 वाला ये जो नीला वाला है, और जो रेड कलर है 2010-11, मतलब ये कितना हो गया? 20 मिलियन टन से बढ़कर के सोचिए सीधे, यानी कितना हो गया? 90 के करीब पहुंच गया। ठीक है, कहाँ? 90 के करीब पहुंच गया, यानी 90 मिलियन टन मैं मानता हूं उसको। ठीक है, गेहूं का उत्पादन 1950-51 में लगभग 5 मिलियन टन था, जो कि 2010-11 में बढ़कर के, यानी गेहूं वाला भाग को भी ध्यान दीजिए। किसको? ये जो गेहूं वाला है ना, तो गेहूं का कितना मिलियन टन हो गया? यानी 80 है तो 80 से ऊपर गया, मतलब 80-82 यानी 85 मिलियन टन के आसपास। ठीक है, उसके बाद आइए ज्वार में। देखिए ज्वार में 1950-51 में 3-4 मिलियन टन यानी 5 मिलियन टन के आसपास, वही 6 मिलियन टन के आसपास। फिर ये 2010-11 में बढ़ा, बहुत कम वृद्धि हुआ इसका। उसके बाद बाजरा का जो है मान लीजिए 2 मिलियन टन से बढ़कर के 6 मिलियन टन के आसपास हो गया। उसके बाद मक्का का 2 मिलियन टन से सीधे 21 मिलियन टन हो गया। उसके बाद मोटे अनाज का जो है ये देखिए, 1950-51 में ज़्यादा था, 6 मिलियन टन था, लेकिन ये घट करके 2010-11 में कितना हो गया? 3 मिलियन टन हो गया, है ना। अभी दाल तुरंत पढ़े हम लोग, 1950-51 में दाल 8 मिलियन टन था, जो बढ़कर के 32 मिलियन टन हुआ। ठीक है, ज़्यादा वृद्धि तो नहीं हुआ, लेकिन हुआ, 6 गुना वृद्धि हुआ, तो कम थोड़ी है। लेकिन ई लोग की अपेक्षा यानी धान और गेहूं की अपेक्षा इसको और ज़्यादा वृद्धि होना था, तब तो दाल का पूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो पाता है ना। उसके बाद तिलहन का वृद्धि हुआ, यानी तिलहन उस समय जो है कितने मिलियन टन होगा? 5 के मिलियन टन के आसपास होगा, जो बढ़ करके कितना हो गया अभी? 35 मिलियन टन के करीब पहुंच गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सभी देख लिए, ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक खाली स्थान आपको भरने के लिए मिलेगा, अब इसको भरना आप, है ना। देखना खाली स्थान में क्या है, आपको देखने हैं। इसको बढ़ा दूं थोड़ा सा, चलिए बढ़ा देते हैं आपके आदेश के अनुसार। हाँ, बढ़ गया ना। अब देखिए, अब बोला गया कि अनाज में, कहाँ? अनाज में अधिक उत्पादन वृद्धि दर्ज, यानी वृद्धि गेहूं में दर्ज की गई है। देश में 1950-51 में गेहूं का उत्पादन 1950-51 में, देखिए ये डायग्राम जो दिया हुआ है, इस डायग्राम से आप देखिए, अब आंसर देना है आपको, है ना, इस डायग्राम से देख करके। तो देखिए गेहूं का उत्पादन जो बता रहा है, ये वाला जो गेहूं है ना, गेहूं का उत्पादन 1950-51 में 6 मिलियन टन था, जो बढ़कर के कितना हो गया आपका? 86 मिलियन टन। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं गेहूं का उत्पादन यानी 1950-51 में 6 मिलियन टन था। कितने मिलियन टन? 6 मिलियन टन था, तथा 2010-11 में 86 मिलियन टन हो गया। कितने मिलियन टन हो गया? 86 मिलियन टन हो गया। कितनी गुना वृद्धि हो गया? टेबल आता है ना आपको पढ़ने, पहाड़ा, बताओ फटाक से। 14 गुना के आसपास, 14 गुना से भी ज्यादा। 14×6 = 84 होता है ना, तो 14 गुना से भी ज्यादा वृद्धि हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखा जाए, ये सबको मिटा देता हूँ, आप भर लेना फिर, है ना। चलिए अगला अब हम लोग देखते हैं। विगत 60 वर्षों में इसके उत्पादन में लगभग, यानी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? उत्पादन में 14 गुना से भी अधिक वृद्धि दर्ज की गई। किसका? गेहूं का। अभी तुरंत बताया हूं। कितने गुना? 14 गुना। कितने गुना? 14, अर्थात 14 गुना से भी अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रकार मक्का के उत्पादन में 2 मिलियन टन से खाली स्थान मिलियन टन हो गया। अब देखें मक्का के उत्पादन में हम लोग आते हैं। मक्का का उत्पादन कहाँ है? मक्का का उत्पादन, मक्का का उत्पादन देखते हैं। ये
क्या है मक्का वाला बेल्ट। ठीक है, अब देखिए 1950-51 में, 1950-51 वाला डाटा ये है, 2010-11 का ये है। अब यहाँ पे देखिए मक्का का 2 मिलियन टन, लेकिन 2010-11 में 21 मिलियन टन हो गया, मतलब 2-20, यानी 10 गुना से भी ज्यादा, यानी 2 मिलियन टन से 21 मिलियन टन हो गया। अब यहाँ पे 21 मिलियन टन आपको लिखने होंगे, कहाँ पे, ये आपको जो है 21 मिलियन टन ये वाला जगह पर लिखना होगा, यहाँ 21 मिलियन टन। ठीक है, हो गया, अर्थात विगत 60 वर्षों में इसमें 10 गुना से अधिक वृद्धि हुआ। अब यहाँ 10 गुना लिख देंगे, 10 गुना से अधिक वृद्धि हुआ। ठीक है, धान उत्पादन में खाली स्थान गुना वृद्धि हुआ। अब धान उत्पादन में कितने गुना वृद्धि हुआ, 21 1950-51 में, और 96 आपका 2010-11 में है। तो 21 दूना 44 है ना, और 44 दूना कितना होता है, यानी 21 दूना 44, अरे सॉरी 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 पचे 95, लगभग सॉरी 21 पचे 105 है ना, 21 पचे 105 हुआ, जो लगभग कितने गुना वृद्धि हुआ, 5 गुना के आसपास वृद्धि हुआ। तो आप लिख दीजिए लगभग 5 गुना वृद्धि हुई, किसमें, धान में। ठीक है, तो धान के उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुई। इसके विपरीत मोटे अनाज के उत्पादन में क्या आ गई, मोटे अनाज के उत्पादन में 6 मिलियन टन 1950-51 में, लेकिन 2010-11 में क्या हो गई, कम हो गई, अर्थात इसके विपरीत मोटे अनाज के उत्पादन में कमी आ गई। 1950-51 में देश में 6 मिलियन टन मोटे अनाजों, क्या, मोटे अनाजों का उत्पादन हुआ, जो वर्ष 2010-11 में कम होकर, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2010-11 में कम होकर 3 मिलियन टन हो गया। अभी आपको दिखाया था ना, 6 से घट करके 3 मिलियन टन हो गया, ये 10-11 वाला मामला है। इस प्रकार जहां धान, गेहूं, मक्का के उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु खाली स्थान में कम वृद्धि हुई, अन्य खाली स्थान, किंतु मोटे अनाज, अन्य और अनाज में कौन कौन से अनाज में कम वृद्धि हुआ है, थोड़ा सा डाटा देख लो। अब देखिए आपको कौन से अनाज में, दाल और तिलहन और बाजरा, जवार बाजरा में, किसमें, जवार बाजरा और दाल तिलहन में क्या हुआ, किंतु ज्वार बाजरा और दाल तिलहन में कम वृद्धि हुई। और मोटे अनाज खाली स्थान के उत्पादन में कमी दर्ज की गई, यानी मोटे, यहाँ अनाज लिखाएगा, आगे जो है ना उसमें अनाज के उत्पादन में कमी दर्ज की गई। ठीक है, तो इस तरह से ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हर बार यहाँ से क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में आता है ना। आप इस वीडियो को एक बार नहीं 5 बार देखिए ना भाई, क्या दिक्कत है, जब तक याद नहीं हो जाता है देखते रहिए, लिखिए, आराम से पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जानना बेहद जरूरी है, इससे ज़्यादा बेहतर है कि न जानने की अपेक्षा है कि एक बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार। अब ये तो ऑप्शन है कि आप इसको 4 बार सुन सकते हैं, लेकिन 4 बार क्लास तो नहीं लग सकता इसी पर, है कि नहीं। तो ये तो आपके पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आइए एक क्वेश्चन लीजिए यहाँ से आप, है ना, ये क्वेश्चन में यही रहेगा, कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन मैं दे देता हूँ कि आप ये जितने खाली स्थान है ना, ये खाली स्थान को भर करके और व्हाट्सएप करेंगे, पूरे खाली स्थान को अच्छे से भर करके, है ना, लिख करके ठीक ठाक भरोगे। अगले बार टेस्ट में ये खाली स्थान आपको देखने को मिलेंगे, एकदम रट जाइए पूरे का पूरे, एकदम एक भी नहीं छोड़ना है, बिंदु तहित रट जाइए। ठीक है, चलिए अगला अब बात करते हैं इसमें। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि मोटे अनाज, अरे क्या हो जा रहा है भाई, मोटे अनाज है ना,
मोटे अनाज के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हो सकते हैं, कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आप इसको भी बना सकते हैं, मोटे अनाज के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हो सकते हैं, कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आप खुद से चर्चा कीजिए कि मोटे अनाज का उत्पादन कम क्यों होता जा रहा है। अरे पतले अनाज लोग खाना पसंद करने लगे भाई, तो मोटे अनाज कौन खाता है इतना ज्यादा। मक्का का रोटी अब लोग बहुत कम खा रहा है ना। गेहूं का रोटी खाना स्टार्ट कर दिया है इसलिए। चलिए और बहुत सारे हैं जो क्या आता है उसके लिए, शामा, मेड़ो, मेजरी, कोदो, कुटकी, और ये बहुत सारे मोटा अनाज होते हैं जो कि अभी भी कहीं कहीं पे उत्पादन किया जा रहा है और लोग खा रहे हैं, लेकिन ये अब इसका धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना। चलिए आइए आगे। तो अब हम लोग आगे जानते हैं, विगत 60 वर्षों में भारत में फसलों के उत्पादन, किसका उत्पादन, विगत 60 वर्षों में भारत में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। क्या सच बात है, वृद्धि हुई है, क्यों हुई है ये जानने की जरूरत है। फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कुछ आधारभूत कारण होते हैं जो निम्नलिखित है। देखिए आधारभूत कारण ये याद रखने हैं कि आपको पूछा जाएगा कि फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन कौन से आधारभूत कारण हैं। फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कौन कौन से आधारभूत कारण हैं आप बताइए। तो नीरा बोया गया क्षेत्र, अब आपको समझ में ही नहीं आता होगा कि नीरा बोया गया कौन क्षेत्र। अरे ऐसा क्षेत्र जो शुद्ध बोया गया वाला, माने जहाँ पे फसल बोया गया है वैसा क्षेत्र, ठीक है, वो है नीरा, मतलब शुद्ध, यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि कितना होता है। उसके बाद वहाँ सिंचित भूमि में वृद्धि, यानी सिंचाई की सुविधा बढ़ा दिया गया, सरकार द्वारा योजना लाया गया, लोग खुद अपना सिंचाई सुविधा बढ़ा दिए, ठीक है। उसके बाद उत्पादकता में वृद्धि। अब आप ये बताइए कि ये नीरा बोया गया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र के लिए अब सिंचाई सुविधा बढ़ा दिया गया, सिंचाई सुविधा बढ़ा दिया गया तो लोगों के पास तो उत्पादक क्षमता बढ़ी जाएगा, यानी उत्पादन में वृद्धि हुई जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है आपका नीरा बोया गया में, है ना। देखिए नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि, यानी बोए गए क्षेत्र का आशय उस भूमि से है जिस पर फसल बोई जाती है, समझ गए, जिस पर फसल बोई जाती है। यदि बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल निश्चित है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, निश्चित है, कितने पर ही खेती किसानी किया जाएगा। आपने चार्ट में देखा अध्याय 2 में कि 46% भूमि पर ही खेती किसानी की जाएगी, ठीक है। इस निश्चित भूमि के अलग अलग उपयोग भी हैं। इस कारण यदि खेती की भूमि बढ़ाते हैं तो दूसरी भूमि कम हो जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि कृषि भूमि का विस्तार करना हो तो जंगलों को साफ करना होगा। किसको साफ करना होगा, जंगलों को साफ करना होगा और बंजर भूमियों को उपयोग में लाना होगा, ठीक है। 60 वर्ष के आंकड़ों में हम कृषि भूमि में विस्तार देखते हैं। कृषि भूमि में यह विस्तार 1950 के दशक में ही हुई है। इसके बाद विगत लंबे समय से यह स्थिर अवस्था में है। थोड़ा बहुत फर्क परती भूमि के कारण एवं कृषि भूमि के अन्य उपयोग के कारण आता है, लेकिन लंबे समय से स्थिर, यानी 1970 के बाद देखा जाए तो वृद्धि हुआ ही नहीं, एकदम बिल्कुल स्थिर अवस्था में पड़ गया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ना, अब ये क्षेत्र दिखाया है चार्ट में, इसको देख लेते हैं। बोला है वर्ष एक तरफ 1950, 51, 1990, 91, 2000 से 2001, 2010, 11, ठीक है। ये है आपका भारत में नीरा बोया गया क्षेत्र। नीरा बोया गया क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में दिया हुआ है। किस हेक्टेयर में दिया हुआ है, मिलियन हेक्टेयर में दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो देखते हैं कि 1950-51 में नीरा बोया गया 119 मिलियन हेक्टेयर पर खेती किया जाता था। कितने पर, 19, यानी 119 मिलियन टन, सॉरी मिलियन हेक्टेयर भूमि पर, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका, अगला है ये
वाला जो 1990-91 में 143 मिलियन टन जो है हेक्टेयर पर निरा बोया गया क्षेत्र यानी फसल उत्पादन किया जाता था। ठीक है, अगला में आइए। अब अगला हम लोग आते हैं, ये देखिए 2000 से 2001 के बीच में जो 141 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फसल उत्पादन किया जाता था। ठीक, उसके बाद 2011 में आ जाइए। कब? 2011 में। ठीक है, 2011 में क्या है? 10/11 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे 142 कितना 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फसल उत्पादन किया जाता था। तो आपको दिख गया ये। अब देखिए निरा बोया मतलब इतने क्षेत्र पर फसल बोए जाते थे, मतलब वृद्धि हुआ। यानी 1951 में 119 हेक्टेयर यानी मिलियन हेक्टेयर पर फसल उत्पादन किया जा रहा था, उससे बढ़कर के 1990-91 के दौर में कितना हो गया 143। उसके बाद फिर घट गया 2001 में, और उसके बाद 1% सिर्फ बढ़ा, यानी बहुत कम बढ़ा है ना। उसके बाद तो बढ़ा ही नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे अर्थ समझिए निरा बोया का क्या होता है ना। निरा बोया गया क्षेत्र का अर्थ है उस वर्ष के दौरान सभी फसलों के लिए बोया गया क्षेत्र। उस वर्ष के दौरान सभी फसलों के लिए बोया गया क्षेत्र माइनस यानी घटाव का चिन्ह वह क्षेत्र जो उस वर्ष के दौरान एक से अधिक बार बोया गया हो, है ना। यानी एक से अधिक बार बोया गया हो, वैसे क्षेत्र को निरा बोया गया क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सिंचित भूमि में वृद्धि, आगे आपका ये आ गया सिंचित भूमि में वृद्धि। तो आज इसको यहीं रखते हैं, बंद करते हैं। हम लोग कल पढ़ेंगे सिंचित भूमि में वृद्धि। आज हम लोग पढ़ लिए हैं निरा बोया गया क्षेत्र। ठीक है, तो आपको मैं देता हूं एक क्वेश्चन और कि निरा बोया गया क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। निरा यानी बोया गया क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। चलिए ओके, धन्यवाद। कल हम अब और बात करेंगे अगले